अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान जो एक बुनियादी तस्वुर था इस रियासत का, वो एक फलाही रियासत का था, एक वेलफेयर स्टेट का था। लेकिन अलमिया ये है कि सरकारी सतह पर, रियासती सतह पर हम इस कॉन्सेप्ट में नाकाम। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से कुछ निजी इदारे, कुछ NGOs ऐसे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर हुकूमत के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश की है इस मुआशरे के फलाह बहबूद के हवाले से। बहुत सारे सेक्टर्स के हवाले से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम भी कर चुके हैं। अगर हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से बात करें तो उसमें यू जस्ट नेम इट, आपके पास बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के पार्टनरशिप के मॉडल्स मौजूद है। SIUT इज़ देयर, NICVT इज़ देयर, NICBD इज़ देयर, किरण हॉस्पिटल इज़ देयर, इंडस हॉस्पिटल इज़ देयर, LRVT इज़ देयर, ईदी फाउंडेशन और आपके छीपा फाउंडेशन जो है वो आपके सामने मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप लिफ्टिंग के हवाले से बात करें, फलाह बहबूद के हवाले से बात करें तो हुनर फाउंडेशन का नाम यहाँ पर सामने आता है। सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट का नाम सामने है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। फिर बायोनिक्स और अमानतदार फाउंडेशन समेत दीगर बहुत सारी फाउंडेशंस हैं। और इसमें एक बहुत चमकता नाम, चमकता सितारा जो है वो अखुवत फाउंडेशन का है। अखुवत फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान के उन इदारों में शामिल है जो कि बजा तौर पर, जिस पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। न सिर्फ ये कि वो लोगों की फाइनेंशियल अपलिफ्टिंग जो है उसके हवाले से काम कर रहे हैं, उनकी माली मुश्किलात, उनके छोटे कारोबार, SMEs के हवाले से वो काम कर रहे हैं। दे आर इन हेल्थ केयर, दे आर इन एजुकेशन। इसके अलावा ख्वाजा सराओं जो है उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, एक जो बड़ा ख्वाब होता है किसी भी शख्स के लिए अपनी छत का, अपने ज़ाती साहिबान का, मकान का, उसके लिए भी हुनर फाउंडेशन जो है वो आगे है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो एक फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें रियासत क्यों नाकाम है, और जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है। वो डिस्ट्रस्ट लोगों का हुकूमत पे ज़रूर है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो NGOs हैं, वहाँ पे वो ट्रस्ट जो है वो काफ़ी मेंटेन है। ये क्या मामला है सर? थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर अपने ख्यालात बताइए हमें। मैं बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और ये बात हाईलाइट करने का कि रियासत का बुनियादी मकसद फलाह बहबूद है। अगर मुआशरे के जो पसमानदा तबके हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो रात की रोटी के मोहताज हैं, रोज़गार नहीं है, घर नहीं है, अगर उनको हम गले नहीं लगा सकते तो फिर रियासत अपने मकासद को कैसे आगे बढ़ा सकती है? ये तो बहुत अहम बात आपने छेड़ दी। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि रियासत कुछ नहीं कर रही, रियासत करती है। हमें आधा गिलास खाली नजर आता है या कभी आधा गिलास पूरा नजर आता है, ये अपने अपने अंदाजे फिक्र पे मुनहसर है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि रियासत वो कुछ नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। तो इसके साथ फिर हमें अपनी जिम्मेदारी को भी तो देखना है कि हम में से इस पाकिस्तान में 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख लोग अगर टैक्स अदा करेंगे तो फिर रियासत अपने फलाही मकासद में कैसे कामयाब होगी? ये एक अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जब गैप होता है, जब वैक्यूम क्रिएट होता है, तो फिर एक फर्द खड़ा होता है, फिर उसके साथ चंद लोग खड़े होते हैं, फिर गली मोहल्ला खड़ा होता है, फिर कम्युनिटी खड़ी होती है, फिर पूरा मुआशरा खड़ा होता है। जैसे आप एक आवाज बन के गूंज रहे हैं कि लोगों की मदद हमें करनी है तो कैसे करनी है। इसी तरह सिविल सोसाइटी भी ये अपना किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान में कि जहां गैप्स हैं वहां पर वो आ रहे हैं। तीन बेसिक पिलर्स हैं किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए। एक है रियासत, एक है पब्लिक सेक्टर जो मुनाफा बख्श सेक्टर होता है, और एक है सिविल सोसाइटी। ये तीनों अपना किरदार अदा करेंगे तो मुआशरे में मईशत बेहतर होगी, रोजगार बेहतर होगा, कारोबार आगे बढ़ेंगे और हम एक खुशहाली का सफर तय करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिविल सोसाइटी, इसका जो आपका मौजू है आज का, तो उसमें जितने बड़े बड़े नाम लिए हैं, मैं तो कहता हूं कि हर गली मोहल्ले में एक अब्दुल सितार ही बैठा हुआ है जो किसी को खाना खिला रहा है, जो किसी के आंसू पूछ रहा है, जो किसी के सर पे हाथ रख रहा है,
जो किसी और यतीम ये को बहुत गले बड़ी, लगे। यकीनन बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दुनिया में इतनी फयाजियत, इतनी फिलंथ्रफी जो है वो कहीं नहीं होती जितनी जी पाकिस्तान में होती है, जितनी हम जी पाकिस्तान में देखते हैं, गली मोहल्लों के लेवल तक अगर हम देखते हैं तो। सर ज़रा आ जाते हैं अखुवत फाउंडेशन के ऊपर, और बारी बारी मैं ज़रा आपके जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करूँगा। थोड़ा सा हमें बताइएगा अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अखुवत का बुनियादी तसव्वुर मुवाख़ात है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक शख्स को अपना ले, उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर ले तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। तो आधा पाकिस्तान जो साहिब सरवत है, आधे पाकिस्तान को जो गरीब हैं या पीछे रह गए अपना बना ले तो एक दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, समाज खूबसूरत बन जाएगा। तो इस तसव्वुर के तहत हमने कर्ज हसन का प्रोग्राम शुरू किया। हमने कहा कि अपनाइयत के अमल का एक रास्ता ये है कि किसी शख्स को भीख न दे, उसको 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपए दे के जाओ भाई अपना कारोबार करो, मेहनत करो, हाथ ना फैलाओ। इस मुआशरे में एक इकोनॉमिकली एक्टिव होकर प्रोडक्टिव पार्टनर बनो। तो इस हवाले से हमने अब तक 40 लाख घरानों को 60 लाख कर्जे दिए, तकरीबन 250 अरब के करीब हमारी टोटल डिस्बर्समेंट पहुंच गई। देखिए ना, ये खुदा की रहमत नहीं तो और क्या है। जो बात आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में देने की जो लज्जत है लोगों के दरमियान, लोगों के अंदर, उसका इजहार नहीं तो क्या है कि 10,000 से 20,000 से 50,000 से काम शुरू होता है और वो 250 अरब पे पहुंच जाता है, 40 लाख घरानों तक पहुंच जाता है। तो ये कोई इस कौम में कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, कुछ देने की ख्वाहिश इस कदर ज्यादा है, बस एक रास्ता चाहिए। लेकिन सर जो जो रेसिपिएंट होता है वो पे बैक करने का क्या परसेंटेज है? क्योंकि ये आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान में उन लोगों को आप दे रहे हैं जिनको कोई फॉर्मल बैंकिंग चैनल या दूसरे मालियाती इदारे जो हैं जिनको एंटरटेन नहीं करते। तो कितना आपका जो डेट है वो तो नहीं कंपाइल होता, कितना जो जो रिटर्न है कितना सेफ रिटर्न आपके पास आ जाता है पे बैक उनका? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि हम उनको कर्ज देते हैं जिनको कोई कर्ज नहीं देता, यानी बगैर कोलेटरल के हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज देते हैं। और ये भी एक मैं आपको मुस्बत तस्वीर अपने मुआशरे की दिखाता हूँ कि जो मैंने 200-250 अरब रुपए के कर्जों की बात की, वापसी की शरह जो है ये 99.9% है। तो आप किस तरह अपने मुआशरे को ऐसा मुआशरा कह सकते हैं जो जवाल का शिकार है या पस्ती में गिरा हुआ है? खामियां अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन जब आप फूल बोते हैं ना तो फिर आप फूलों की फसल ही काटते हैं। आप लोगों से मोहब्बत करें, उनको गले लगाएं, उनको लालच के हिरस के बगैर कर्ज हसन दे, सूद के खिलाफ आवाज तो बुलंद करें ना। ये यानी हम यही देख रहे हैं सर, हम यही देख रहे हैं कि कन्वेंशनल जो फाइनेंसिंग है उससे हटकर इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर जब आप आते हैं तो वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो शराकतदारी का है, तो आप उनके साथ शराकतदारी में आ जाते हैं। जी, ऐसा ही है। देखिए, ये दुख और दर्द में शिरकत है। ये एक ऐसा निजाम कायम करने की कोशिश है जिसमें हम ये समझें कि इस धरती पे जो कुछ है वो रब का है और जो रब का है वो सबका है। अरे वाह, तो अगर सबका है जबरदस्त, इसको इसी तरह से आपस में तकसीम करना चाहिए ना। क्या हम जो कुछ मेरी दौलत है क्या मैं कब्र में अपने साथ लेके जाऊंगा? हरगिज़ नहीं, यही छोड़ जाना है। जो छोड़ जाना है उसका हिसाब देना है। तो हिसाब देना जो है ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा कि हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि मेरे पास तो 2 रोटियां थी और मेरे हमसाये के पास आधी भी नहीं थी। तो ये एक बुनियादी तसव्वुर, आपने एक फलाही रियासत की बात की है, तो फलाही रियासत का बुनियादी तसव्वुर मुवाख़ात है कि जो मेरा है वो सबका है। यानी किसी के गम मेरे गम है और मेरी खुशियां किसी की खुशियां हैं। तो इस वक्त हम बड़े तारीख के नाजुक दौर पे खड़े हैं। अब हमें क्या खुदा से जंग करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं या खुदा की बंदगी के जरिए से कामयाबी हासिल कर सकते हैं? वेरी राइट, द सेकंड वन ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम फोकस करें। अखुवत एजुकेशन सर्विस आप शुरू करते हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक, यूनिवर्सिटी के क़याम तक अखुवत। जी, एजुकेशन के हवाले से बताइएगा। एजुकेशन में हमने जो प्राइमरी सतह पर एजुकेशन है वो हुकूमत के साथ तावन से करते हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो इंटायरली दैट इज फंडेड बाई फिलैंथ्रोपिस्ट। हम कहते हैं वो भी कर्ज हसन का मॉडल। हम कहते हैं वो बच्चे आज यूनिवर्सिटी के लेवल की तालीम हासिल करेंगे और 10 साल बाद अपनी फीस अदा करें। देखिए, आप बात सुनिए ना, आप तो खुद इस बात को महसूस करेंगे। एक माँ के पास जेवर है, वो जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा लेती है।
जिस माँ के पास जेवर नहीं है, बच्चा बहुत काबिल लायक और बासलाहियत है, वो कब पढ़ेगा? उसका ना पढ़ना, उसका नुकसान तो है ही, हमारा नुकसान भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा कि आज पढ़ो, 10 साल बाद फीस दो, और फिर सिर्फ अपनी फीस ना दो, एक और बच्चे की भी फीस दो। हाँ। यानी नेकी के चिराग जलाते चले जाएं, जलाते चले जाएं, जलाते चले जाएं। तो सर हमारे एक बुजुर्ग इसमें कहते जो हैं, फारिग तहसील रहे, उन्होंने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस हद तक पूरा किया? खुद तो देखिए अगर वो रोशन हुए, उन्होंने खुद दूसरों के चिराग कितने रोशन किए अपने उससे? ये देखें, अभी उस मुकाम पे पहुंचे नहीं कि खुद कमाने में वाले हो जाएं। अभी तो 3-4 साल हुए, 5 साल हुए हमारे सफर के आगाज को। हाँ। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर हमारा गरीब आदमी जो रेडी लगाता है, जो औरत घर में काम करती है, वो अगर 100% रिकवरी देती है, तो ये बच्चे जिनकी हम तरबियत भी करेंगे, जिनको मवाखात का पैगाम भी देंगे, ईमान, एहसान, इन्फाक जैसी खूबियों से भी रूशनास सर करेंगे, उनके तो ये डीएनए कैसे में आ हमें मालूम जाएगा, चलेगा? ये उनके डीएनए में आ जाएंगी ये सारी खुसूसियात। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उनको हम यही तो सिखाते हैं हाँ। कि रेसिप्रोसिटी है, ये जो कुछ बोओगे वही काटोगे। तो जब आप मोहब्बत बोओगे उनके दिलों में, उनके जहनों में, उनकी किरदार की तामीर करेंगे। अगर कल को वो हमें ये फीस वापस नहीं करेंगे, तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, हमें सजा मिलनी चाहिए कि हमने उनको क्या इल्म दिया, क्या तरबियत दी, क्या उनकी शख्सियत में तामीर की। तो ये तो एक एहतसाब का एक और आलम होगा, और हमें पूरा यकीन है कि यही बच्चे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ठीक। डॉक्टर अमजद साकिब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं अखुवत फाउंडेशन, उनके काम, उनके पूरे ऑपरेशंस के हवाले से, यहाँ पे किस किस सेक्टर के अंदर किस सोच के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अखुवत फाउंडेशन जो है, उनके क्या इस वक्त ऑपरेशंस हैं, क्या किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है और आगे की क्या प्लान्स हैं, पर्टिकुलर अगर मैं हेल्थ केयर के ऊपर बात करूं? हेल्थ केयर में हम प्रिवेंटिव से आगाज करते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इससे हम आगाज करते हैं हिफाज़त सेहत के असूलों से, ताकि बीमारियों का जो बर्डन है वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। इसके बाद फिर हमने क्लिनिक्स बनाए हैं जहां पर हम शुगर की, डायबिटीज की, इस किस्म की बीमारियों का इलाज करते हैं। ने कभी सुना होगा कि जब शुगर की बीमारी इंतहा को पहुंचती है तो गैंग्रीन हो जाती है, डॉक्टर्स जो है वो पाँव को या टांग को काटने का मशवरा देते हैं मजबूरी के आलम में। तो आप यकीन करेंगे कि हमने कई हजार ऐसे मरीजों के एम्पुटेशन बचा ली अल्लाह ताला के फजल करम से, जिनके बारे में डॉक्टर ने कहा था कि अब इनका जख्म जो है वो मुंतमिल नहीं हो सकता। तो ये काम भी हम करते हैं। फिर इसके अलावा हमारी एक कोलैबोरेशन है फाउंटेन हाउस नामी अदारे से, जहां पर हम ज़हनी इमराज के लाखों मरीजों का इलाज कर चुके हैं। वो इंडोर भी है, वो आउटडोर भी है। देखिए, इस मुल्क में बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ मर्ज है वो नफ्सियाती इमराज है। डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, एपिलेप्सी है, बाइपोलर डिजीजेस हैं। लोग तन्हा रह गए हैं। इस माशरे में मोहब्बत और हमदर्दी और गमगुसारी के जज्बात कम होते चले जा रहे हैं। तो ये जो गुर्बत है, महंगाई है, ये जो बदअमनी है, ये जो रोजगार का ना होना है, इसने लोगों को जहनी तौर पर इस कदर एक पोलराइजेशन हो गई है। फिर वो हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट जो वो इतना वाजे होता जा रहा है कि आगे हालात अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, मतलब इसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा यह है कि हर इंसान, हर दूसरा, तीसरा, चौथा इंसान जो सड़क पर जा रहा है वो परेशान नजर आता है। तो हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जहनी इमराज हैं, खासतौर पर डिप्रेशन है, इस किस्म के, और फिर हमने मुआशरे के जो सबसे पसमानदा तबका ख्वाजा सरा, जिनको दुनिया जहान की बीमारियां हैं, उनको एड्स भी है, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हैं, उनको डायबिटीज भी है, उनको स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उनकी बिनाई नहीं है, तो वो किसी अस्पताल में भी चले जाएं तो तंजो मजा का निशाना बनते हैं। तो वो एरिया हमने भी चुन रखा है कि हमने ज़हनी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए और इन मखसूस जो तबकों के लिए, ये जो ख्वाजा सरा हमारे भाई बहन बेटियां हैं, इनके इलाज के लिए भी कोशिश करते हैं। सर उनका तो मेरे ख्याल से उनकी शनाख्त से लेकर और फिर उनके हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके कारोबार, एक पूरा बहुत वसी लेवल पे आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी ऐसे ही है ना। देखिए ना, गुर्बत क्या है? पैसे ना होना,
सेहत ना होना, तालीम ना होना, दोस्त ना होना, रोजगार ना होना। और अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसको ये पांचों बीमारियां लाक हों, तो वो कितना गरीब होगा। ये है हमारे ख्वाजा सरा। ना कोई उन्हें अपना बनाता है, माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से, कोई उनको घर में नहीं रखता, कोई उनको जायदाद नहीं देता, यहाँ तक कि उनकी शनाख्त नहीं है, उनका जैसे आपने फरमाया उनका आईडी कार्ड नहीं बनता, उनका पासपोर्ट नहीं बनता, उनको नौकरी नहीं मिल सकती। तो वो खजार सीधा दरख्त के पत्तों की तरह कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। तो ये एक स्पेशल फोकस हमने उन लोगों पे भी रखा हुआ है कि उनको भी हम अपने गले से लगाएं, अपनाइयत का एहसास दें, उनको भी पता चले कि हमें कोई तो है जिसके कंधे पे सर रख के हम दो आंसू बहा सकते हैं। तो अखुवत का काम सिर्फ तालीम देना, कर्जे देना, सेहत का काम नहीं है, ये एक बुनियादी फलसफा है। कौम के दरमियान एक अखुवत का रिश्ता जो है वो कायम करना है, बाउंड कर देना है, मिला देना है पूरे सब तमाम मिला देना है। एक हम एक पुल है जो अहले सरबत और गरीब तबकों के दरमियान रास्ते को, फासले को कम करता है, तभी हम एक खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और एक और जो है वो सेक्टर आपका, ये जो फोकस है वो आपका लो कॉस्ट हाउसिंग। अब जाहिर है कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत था, अब उसका क्या स्टेटस है? और पाकिस्तान में इस वक्त जो इनपुट मटेरियल जो है वो इंतहाई बढ़ चुका है और सो मेनी रीजंस, तो उससे कितना आप समझे कि नुकसान पहुंचा है, अगर पहुंचा है तो? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ घरों की जरूरत है। अच्छा, अब उन 1 करोड़ में कम से कम 30-40 लाख या 50 लाख ऐसे हैं जो इंतहाई गरीब लोग हैं। तो हमने एक स्कीम शुरू की है कि 5 मरला से कम की अगर किसी शख्स के पास जमीन मौजूद है तो हम उसको 10 से 15 लाख रुपए तक का कर्ज देते हैं। अब आप कहेंगे कि 10-15 लाख से क्या होता है? देखिए, गरीब का घर 2 कमरों का बावर्ची खाना ये बन जाता है, तो ये हम उसको बगैर सूद के देते हैं। और इसमें हमने हुकूमत के साथ मिलकर भी काम किया है, और इनफरादी तौर पर भी हमें एक शख्स जो है वो किसी बड़ी कॉलोनी में, किसी अमीर इलाके में रहता है, वो कहता है मैं 5-10 करोड़ रुपए का घर बनाता हूँ, तो उस 5-10 करोड़ रुपए अपना घर तो बना लिया, कि अगर वो 10 लाख रुपए दे के किसी और खानदान का भी घर बना दे तो कितनी रूहानी मुसर्रत से वो हमकिनार होगा। सदका जारी कि एक आदमी का घर बना दे। देखें, फिर से मैं वही जाऊंगा कि हम दोस्तों के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर ये एहसास और इस दर्द को उजागर करने की काविश का नाम है अखुवत, कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। मैं खुश नहीं रह सकता अगर मेरा हमसाया खुश नहीं है। तो ये है वो बुनियादी तस्वीर। अच्छा, अब ये बताइए, आज तो एक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से आपका जो माइक्रो फाइनेंस का नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। और जी, बगैर सूद के हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 800 के लगभग दफातर हैं और 400 के करीब शहरों में काम कर रहे हैं। देखिए, हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद 47,000 घर बनाए हैं। अब उन 47,000 घर, वो वहां पर जो लोग रहते हैं वो सूरज की तमाज़त से भी बचते हैं और मौसम सर्द मौसम में जो यकपस्ता हवाओं से भी बचते हैं। तो उनके सीने से, उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो इस मुल्क के उन तबकात के लिए निकलती है जिन्होंने अपने हिस्से की खुशियां उनको दी। तो ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। सर, अब जरा मुझे एक जो आपका फंडिंग का जो मॉडल है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा। और किस तरह के लोग जो है वो ज़्यादा अप्रोच करते हैं आजकल? ज़ाहिर है कि रमज़ानों के दिनों में हम देखते हैं कि एक दिल जो है वो काफ़ी नरम होता है और एक जज्बा होता है दूसरों के लिए, और उसमें जो डायस्पोरा है वो कितना आपके साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है? थोड़ा सा ज़रा आपकी फाइनेंसिंग के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, फंडिंग के हवाले से। ये तो मुवाखात का तस्वर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के पास 2 दिरहम है तो एक दे दे तो वो हजारों लाखों से अफजल हो गया। तो हम जो कहते हैं कि एक शख्स से मुवाखात कर ले, कुछ जो भी आप अतिया दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं, फितराना दे सकते हैं। और फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी, मैं कहता हूं कि अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, उनमें से 10 लाख पाकिस्तानी अगर $1 रोज दे दें तो $1 मिलियन बनता है रोजाना। और इस $1 मिलियन को आप 365 से ज़रब दें तो हम तो ये भी सोचते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपने बैरूनी कर्जे भी इसी मवाखात के तस्वर के तहत $1 अ डे के हिसाब से अदा कर सकते हैं। बात मवाखात की है, जब ये फैलेगी तो पूरी कायनात को अपनी
गिरफ्त और अपने हिसार में ले लेगी। तो मैं मशकूर हूँ अहले पाकिस्तान का, और इसके साथ साथ उनसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक, ठीक है। आप पाकिस्तान में अगर आप कहें कि आधा पाकिस्तान खुशहाल है, 10 करोड़ लोग खुशहाल हैं, हम्म। तो वो अगर 100 रुपया रोज देना शुरू कर दे ना जी, तो ये 10 अरब रुपया बनता है। तो यकीनन इससे यकीनन सर यकीनन बनेंगे, यकीनन बिल्कुल इसकी ऐसा होना आंखों चाहिए। में। और जो पूरा पाकिस्तान है वो आपका आपका बहुत मशकूर है कि आप अपने हिस्से की शमा को आपने जलाया और पूरा कारवान जो है वो आपके साथ मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जो एक हकीकी ख्वाब है एक फलाही रियासत के हवाले से, एक वेलफेयर स्टेट के हवाले से, वो यकीनन होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब, चेयरमैन अखवत फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तंबाकू नोशी की, जिसमें पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शामिल है। तंबाकू नोशी के हवाले से इसकी हौसला शिकनी कैसे की जा सकती है, क्या टैक्स बढ़ाकर सिगरेट्स को महंगा कर कर इससे जान छुड़ाई जा सकती है। कम से कम पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हो रहा, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तंबाकू नोशी में दुनिया में के जो 10 बड़े ममालिक हैं उनमें शामिल है। और ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 80 लाख के करीब अफराद की मौत का सबब तंबाकू नोशी होता है। लेकिन दुनिया भर में एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है, उसकी कीमतों में इजाफा करके, टैक्सेस को बढ़ाकर, ताकि डिस्करेज किया जाए स्मोकिंग को, तंबाकू नोशी को, सिगरेट नोशी को। लेकिन पाकिस्तान में भी हुकूमत ने टैक्सेस को बढ़ाया ज़रूर, लेकिन उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सैयद अली वासिफ नकवी साहब मौजूद हैं, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं SDPI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया अली वासिफ। आपकी एक स्टडी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो पाकिस्तान में टोबैको सेक्टर के ऊपर है, उसकी चीदा फाइंडिंग सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से दुनिया में इसको डिस्करेज किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी लगभग वही स्ट्रैटेजी हमारे जो टैक्सेशन अथॉरिटी ने अपनाई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? शमरान भाई फॉर हैविंग मी इन द शो। पाकिस्तान के अंदर FPR ने पिछले जो तकरीबन 7 साल का अरसा था, उसके अंदर एक प्रोजेक्टेड फिगर शो किया कि हम साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप FBR की ही जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनका डाटा निकालें, तो उसमें आपको ये बड़ा विजिबली इट वुड बी क्वाइट विजिबल फॉर यू कि ये जो साल के एंड की जो प्रोजेक्शन है उसमें और जो टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो जो एक्यूमुलेटिव, अगर मैं साल के हिसाब से बताना शुरू करूं तो शायद हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जो एक्यूमुलेटिव फिगर को तकरीबन बनता है वो 567 बिलियन रुपीस का है पिछले 7 साल का जो डेफिसिट है और जो प्रोजेक्टेड फिगर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 567 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। एग्जैक्टली ठीक। और उस पे जो टोबैको कंपनीज हैं, बिलखुसूस जो इंटरनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल पाकिस्तान में काम कर रही थी, वो कहती हैं कि जनाब टैक्सेशन में जो है वो नरमी की जाए, लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आती है आपको। जी बिल्कुल। इसमें जो दरअसल हमारा अलमिया है पाकिस्तान का, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबन 20 साल हो गए हैं हमें। 2004 में हमने FCTC साइन किया था, विच इज़ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके अंदर एक उनका जो कंपोनेंट है, इन्होंने एम्पावर कंपोनेंट हमें इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके अंदर जो R है, R इज़ फॉर रेजिंग टैक्सेस। और जो टैक्सेस हैं उसके अंदर हम पाकिस्तान के केस के अंदर इसलिए नहीं इंक्रीज कर पा रहे इफेक्टिवली बिकॉज टोबैको इंडस्ट्री की जो इंटरफेरेंस है वो हद से ज़्यादा है। और साल हर साल जब 1 साल के बाद बजट बनाया जाता है तो उसके अंदर टोबैको इंडस्ट्री का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो जो टारगेटेड फंड है वो अचीव ही नहीं करने देते। यानी ये किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं? ये आप FBR के लेवल पे बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो एक पूरी लॉबी होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो या और लोगों की हो, वहां की बात कर रहे हैं, क्या पॉइंट आउट करेंगे? अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें ये जितनी बातें आपने की इनमें सारे लोग ही शामिल हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें विदाउट नेमिंग द पार्टीज, जो रिसेंट जो पब्लिक ऑफिस बेयरर्स थे
उनकी भी केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो बड़ा मतलब ये सबसे पब्लिक रही है ये न्यूज़ कि उनका उसके अंदर टबैको अच्छा। इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। और उसके अलावा जो अभी करंट ऑफिस बेयरर्स हैं इनके भी ज़ाहिर स्टेक्स हैं टबैको इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं विदाउट नेमिंग एनीवन मैं ये कहूँगा कि जो पब्लिक ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी और जो एफबीआर के लोग हैं वो भी दोनों इन्फ्लुएंस होते रहे हैं ओवर द टाइम। उसके अंदर आप बेशक जो रीसेंट न्यूज़ है जो आईएमएफ ने हमें रिकमेंड किया है उसको भी अगर रिलेट करना चाहें इसके साथ कि आर्टिकल 6 जो है एफसीटीसी का वो टाइम के साथ साथ टैक्सेस को बढ़ाने का मशवरा देता है हर मुल्क को। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और जो बाकी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके अंदर ये अलमिया रहा है कि जो बिजनेस एंटिटी होती है उसको टेम्परेरीली देख के जो है वो टैक्सेस को नहीं बढ़ाया जाता। और यही जो जब हम यानी आईएमएफ की जो रिकमेंडेशन है इसको वासिफ आप एक प्योर रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स के तौर पे लेंगे या फिर दुनिया भर में जैसे टैक्सेस को हेल्थ केयर टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है तो उस हवाले से लेंगे या यहाँ पे सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन के उसमें आप ले रहे हैं? इमरान भाई हम साल के अगर इस रिसेंट साल का अगर हम बात करें 615 बिलियन रुपीस का तकरीबन लॉस हुआ है पब्लिक हेल्थ सेक्टर को डायरेक्टली बिकॉज ऑफ टबैको यूज। और जहां पे हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं वो तकरीबन हम 1/4 या 1/5 के करीब हम जाके रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं सिगरेट टबैको इंडस्ट्री से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सिगरेट नोशी से तंबाकू नोशी से और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इसके ऊपर जो दबाव है 615 अरब रुपए का है सालाना। और ये भी कहा जाता है आपकी फाइंडिंग्स में कि जनाब ये कैंसर हुआ और इसके अलावा कार्डिक प्रॉब्लम्स हुए, अमराज कल्ब की और दीगर जो बीमारियां जो तंबाकू नोशी से हो रही हैं इसका प्रेशर हेल्थ केयर के ऊपर 437 अरब का है। और एज कम्पेयर टू दिस जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो कुछ भी नहीं है। जी रेवेन्यूज तकरीबन उसके 1/4 या 1/5 के करीब बनता है। तो अब इसमें जी प्लीज आगे क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से ज़ाहिर है कि दुनिया में तो इस तरह से नहीं होता ना, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? एक समझ लें कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टोबैको पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए, कहाँ खड़ी है, स्टैंड कर रही है? अच्छा हमारा यहाँ पे पाकिस्तान का एक इशू ये है कि यहाँ पे कोई क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके ऊपर बेस करके जो है टैक्सेशन या प्राइसेस को जो है वो फिक्स किया जा सके। सो नंबर 1 वी हैव टू हैव ऐसा कोई स्ट्रेटेजी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके अंदर हम टैक्सेस की टोबैको टैक्सेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं दूसरा जो आईएमएफ की लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी पे वो तो जनाब कह रहे हैं कि 43-44% बढ़ चुके हैं। आपकी क्या फाइंडिंग्स है इसमें? नहीं वो फोर्स्ड फिगर्स हैं। हमारी फाइंडिंग ये कहती है कि 9% जो है वो इलिसिट मार्केट थी। 40 या 39% का जो फिगर है वो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यानी हम आम ये देख रहे हैं कि टैक्सों में जो इजाफा हुआ, प्राइसेस कीमतों के बढ़ने से जो ब्रांडेड सिगरेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी महंगी हो गई, लेकिन उसके नतीजे में स्मगल्ड सिगरेट्स हैं वो मार्केट में हैं जो गैर मयारी और गैर कानूनी तौर पर मार्केट के अंदर। आप अभी भी जाके देखें जो एक मेन पर्पस था, जो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि सिगरेट नोशी जो तर्क करें, कम हो, वो तो नहीं हुई। सिगरेट नोशी तर्क डेफिनेटली कि जब हम टैक्सेस बढ़ाएंगे सिगरेट महंगा होगा, लोगों की कीमतें खरीद उस पे इफेक्ट करेगा। तो महंगे हो गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये जो दूसरी जगहों पे गली मोहल्लों में बन जाती है या बहुत सारे नॉर्दर्न एरिया में भी बनती है, वो जो मार्केट के अंदर एक इन्फ्लक्स आया हुआ है वो कैसे रुकेगा? उसको भी टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्स नेट उसको टैक्स नहीं किया गया। जिस तरह नस्वार हो गया या बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकल घरों के अंदर भी बन रहे हैं, केपीके के अंदर या सिंध के अंदर ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने स्टडी किया एरियाज जिनके अंदर ये सिंध के अंदर एक जल्द मकाम नाम से सिगरेट बनाया जाता है जिसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं है, जो बिल्कुल टैक्सेशन नेट के अंदर नहीं है, जो उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी
किसी किस्म के मेजर्स अप्लाई नहीं हो रहे। और सेम विद द केस ये बहुत बहुत अहम इशू है। हम चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भी आपको हम जहमत दें और ज़ाहिर है कि तंबाकू नोशी पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शामिल, जहां पर टोबैको कंजम्पशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और लगभग 80 लाख अफराद सालाना पूरी दुनिया में टोबैको कंजम्पशन से, तंबाकू नोशी से मौत का शिकार होते हैं। इससे किस तरह से महफूज रहा जा सकता है और टैक्स को एक हेल्थ केयर टूल के तौर पर कैसे मुस्तनद तौर पर और मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।